हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो CUT UG एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम पेपर के सॉल्यूशन के परिप्रेक्ष्य में। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 22 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। उसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग पार्ट बी के सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा और आप जितने भी कैंडिडेट 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होने वाले हैं BFA के एंट्रेंस टेस्ट में, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सॉल्यूशन सिद्ध होगा। साथ ही साथ आप लोगों को एक आइडिया लगेगी कि किस प्रकार से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ आर्ट से रिलेटेड पुटअप किए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो पहली बार इस चैनल पर वॉच कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पार्ट 1 को ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लें, या पार्ट 1 को देखने के बाद आप लोग पार्ट बी को ज़रूर से ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर पे। देखिए, जो 23 नंबर का क्वेश्चन था, इसके पहले के क्वेश्चनों को मैंने करा चुका हूँ। क्वेश्चन 23 नंबर का पुटअप कर रहा है कि कलाकार छितिननाथ मजूमदार द्वारा बनाई गई चित्रकारी के शीर्षक को पहचानिए, और ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिया गया है: शिव और सती, राधिका, रासलीला और मेघदूत। ये सारी पेंटिंगें दी गई हैं और छितिननाथ के बारे में पुटअप किया गया है कि छितिननाथ टैगोर ने इनमें से किस पेंटिंग को निर्मित किया था। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि छितिननाथ मजूमदार जो कि बंगाल शैली के एक प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं और ये अवनींद्रनाथ के प्रिय शिष्यों में से एक थे। जिस प्रकार से नंदलाल बसु और छितिननाथ मजूमदार दोनों बंगाल शैली के बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार माने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन के रूप में कि इसका सही विकल्प क्या होने वाला है। शिव और सती, इसके पहले मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व करा चुका हूं कि शिव और सती जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा निर्मित की गई है। तो शिव और सती जो पेंटिंग निर्मित की गई थी वो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा की गई थी। तो वो पेंटिंग थी नंदलाल बोस के द्वारा, इसको याद रखेंगे। राधिका पेंटिंग जो थी वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो वो राधिका पेंटिंग जो की गई थी वो अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा की गई थी। उसके बाद रासलीला जो पेंटिंग है इसको निर्मित करने वाले कलाकार जो थे वो थे मजूमदार साहब। और चौथी जो है मेघदूत के बारे में पुटअप कर रहा है। तो मेघदूत जो पेंटिंग है वो बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इसको निर्मित करने वाले जो कलाकार थे वो थे राम गोपाल विजयवर्गीय, इनको याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेंगे कि जो शिव और सती पेंटिंग को निर्मित जो किया था नंदलाल बोस ने, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन लगभग 1937 के आसपास मानी जाती है। राधिका पेंटिंग को अब्दुल रहमान चुगताई ने 1940 में इसको निर्मित किया था। मजूमदार साहब ने जो रासलीला पेंटिंग है उसको 1926 में इसको निर्मित किया था। और मेघदूत को राम गोपाल विजयवर्गीय साहब ने जो निर्मित किया था वो 1940 ईस्वी में निर्मित है। तो किसी प्रकार से अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे तो आप लोगों को मिस नहीं होना है और आप लोग ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 23 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि किन मुगल शासक के शासनकाल में कला और संस्कृति ने अपनी तेजस्विता अर्थात चमक को खो दी थी। अगर हम लोग बात करें मुगलों के शासनकाल में, तो मुगलों के टाइम पीरियड में भिन्न भिन्न शासकों ने शासन किया, जैसे अकबर हुआ, हुमायूं हुआ, बाबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में जो कला और संस्कृति थी वो अपने उत्कर्ष पर थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का शासनकाल आता है, औरंगजेब जो था वो कला और संस्कृति से नफरत करता था, घृणा करता था, और यही कारण था कि औरंगजेब का शासनकाल में कला और संस्कृति का पतन होने लगा था, ह्रास होने लगा था। और औरंगजेब के द्वारा जो भी कला और संस्कृति को जो आधार दिया गया था उनके पूर्वजों के द्वारा, वो उसको निरस्ता देखने को मिली थी औरंगजेब के शासनकाल में। और यही कारण था कि बहुत से जो कलाकार थे वो मुगल दरबार छोड़कर, निराशित होकर अपने राज दरबार को छोड़कर भिन्न राजाश्रय में आश्रय लिया था और कला का
आश्रय दिया था। तो जो शाह औरंगजेब थे उनके शासनकाल में कला और संस्कृति ने अपनी तेजस्विता को खो दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। राइट आंसर 2 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 25 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कोटा शैली चित्रकारी की किस विचारधारा से संबंधित है। अगर कोटा शैली की बात किया जाए तो कोटा शैली जो है वो राजस्थान की एक उप शैली जो कोटा शैली मानी जाती है, ये राजस्थान से संबंधित है। और कोटा शैली की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि यहाँ पर जो चित्रकारी हमें देखने को मिलती है वो आखेट के चित्रांकन बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ के कलाकारों ने किया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा 3 राजस्थानी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक पेंटिंग दी गई है। पेंटिंग के माध्यम से आप लोगों से तमाम क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जिस प्रकार से यूजीसी नेट के द्वारा एक पेंटिंग दी जाती है और उसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, उसी के आधार पर यूजीसी ने आप लोगों के सामने भी एक पेंटिंग दिखाया है और उसके ऊपर सवाल जवाब किया है। तो देख लेते हैं हम लोग पेंटिंग क्या है। पेंटिंग जो है आप लोगों के सामने ये है। इस पेंटिंग के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पेंटिंग है चांद बीबी पोलो खेलते हुए इसका शीर्षक है। और ये पेंटिंग जो है वो दक्कन शैली की, ये जो गोलकुंडा की शैली मानी जाती है, उप शैली थी दक्कन शैली की, उसमें ये निर्मित की गई थी। और इसी के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्रकारी के कलाकारी के नाम को पहचानिए, अर्थात कलाकारी के नाम को पहचानिए। और इसमें दिया गया है कि चौगान खिलाड़ी, गोपियों के साथ कृष्ण, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, या चांद और चौगान खिलाड़ी। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इस पेंटिंग का जो टाइटल है वो चांद बीबी पोलो खेलते हुए इस पेंटिंग का शीर्षक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, जो कि दक्कन शैली की ये गोलकुंडा शैली में निर्मित की गई है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस उप शैली में निर्मित की गई है, तो ये गोलकुंडा शैली में निर्मित की गई है। तो राइट आंसर को आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन है और इस पर भी क्वेश्चन पेंटिंग पे ही आधारित है। कम से कम आप लोगों से 5 क्वेश्चन पुटअप किया जाता है पिक दिखाकर। कलाकार का नाम बताइए जिसने इस चित्रकारी को चित्रित किया था। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पेंटिंग को निर्मित करने वाले जो कलाकार थे उनका नाम अभी तक उल्लेखित नहीं है। इसीलिए इस पेंटिंग का जो कलाकार का नाम है वो अननोन है, अर्थात अज्ञात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है कि कलाकार का माध्यम क्या है, अर्थात मीडियम आप पुटअप किया जा रहा है कि इस पेंटिंग को किस मीडियम में निर्मित किया गया था। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो पेंटिंग है इसका माध्यम जो है वो वाटर कलर विथ वाश एंड टेम्परा टेक्निक ऑन पेपर पे इसको निर्मित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल रंग और टेम्परा। राइट आंसर हो जाएगा 2, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 29 है इसी पिक के ऊपर। क्वेश्चन है कि यह कलाकार किस विचारधारा से संबंधित है। पुटअप कर लिया कि किस विचारधारा से संबंधित है। तो दोस्तों ये आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो पेंटिंग है दक्कन शैली की गोलकुंडा शैली में निर्मित की गई है। तो ये किस विचारधारा से है, तो दक्कनी विचारधारा से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि इस पेपर को सॉल्व करने के बाद मैं आप सभी लोगों को सभी पिक के माध्यम से आप लोगों को अगले टॉपिक में जरूर से जरूर बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है कि चित्रकारी में खेले जा रहे शाही खेल अर्थात राजकीय खेल का नाम बताइए। आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से हम लोग पोलो खेलते हैं उसी प्रकार से दक्कनी शैली में राजकुमारियां जो थी, रानी जो थी, वो शाही खेल पोलो खेलते हुए दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब जो 31 नंबर का क्वेश्चन है वो भी एक मूर्ति शिल्प को दिखाकर आप लोगों से इस पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जिस प्रकार से नेट जेआरएफ में एक पेंटिंग दी जाती है और दूसरी जो होती है वो मूर्ति शिल्प के बारे में पुटअप किया, सेम वही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो मूर्ति शिल्प है यहाँ कह रहा है कि यद्यपि कलाकार ने केवल अमूर्तता का उपयोग किया है जिसमें छड़ी के समान 3 आकृतियां हैं और समान लयबद्ध तल पर दिखाई गई हैं।
तो भी उन्हें परिवार के रूप में पहचानना आसान है। पति, पत्नी और बच्चा उन्हें व्यर्थ में सहायता के लिए एकाएक अपनी बाहों को ऊपर की ओर करके रोते हुए दिखाया गया। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो मूर्ति शिल्प है, इसके माध्यम से कलाकार ने जो दर्शकों के मुंह पर एक तरह से प्रहार किया है और ये बताया गया है कि आज वर्तमान समय में किस प्रकार से चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार और लाचारी फैली हुई है, उसी का जीता जूता रूप जो है वो इस मूर्ति शिल्प के माध्यम से कलाकार ने उजागर किया है। और यही कारण था कि इस मूर्ति शिल्प पर भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें पुरस्कृत किया था। इसमें क्या कह रहा है कि चीख चीख कर इस पेंटिंग के माध्यम से ईश्वर से गुहार लगाई जा रही है कि हे ईश्वर, आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण पूरी समाज में फैली हुई है, उसका निराकरण करने वाला कोई नहीं है, केवल आप ही इसके सहारा है और इसके अलावा कोई इसका दायित्व निभाने वाला कोई नहीं है। इसी को श्रेय बनाकर कलाकार ने इस मूर्ति को प्रेजेंट किया था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। मैंने ब्रीफ में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पुटअप कर रहा है कि यह मूर्ति कला इस रूप में जानी जाती है, तो मैंने बताया गणेश, श्रम की विजय, क्राइस्ट अनहर्ड एंड संथाल परिवार। तो इस पेंटिंग का जो टाइटल है वो है क्राइस्ट अनहर्ड, अर्थात अनसुनी चीख। इस पेंटिंग को, ये मूर्ति शिल्प जो है बहुत ही फेमस है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्राइस्ट अनहर्ड। थर्ड को हम लोग टिक करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा 32 नंबर का। क्वेश्चन है कि इस मूर्ति कला का कलाकार कौन है, अर्थात मूर्तिकार का नाम पुटअप कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो मूर्ति शिल्प को गढ़े थे वो भारत के प्रसिद्ध कलाकार अमरनाथ सहगल के द्वारा निर्मित किया गया था और इसका टाइम पीरियड जो है 1958 माना जाता है। तो इसको राइट आंसर को आप लोग करेंगे अमरनाथ सहगल, राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये कह रहा है कि मूर्ति कला किसके संग्रह में है, अर्थात ये कहाँ पर कलेक्ट की है, वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित अवस्था में देखने को मिलती है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वर्तमान समय में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में सुरक्षित है, अर्थात ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अर्थात आधुनिक कला की राष्ट्रीय कला दीर्घा नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, उपरोक्त मूर्ति कला में कलाकार ने किस माध्यम का उपयोग किया है, अर्थात मूर्तिकार ने इसको किस मीडियम में निर्मित किया है। तो इसका मीडियम जो था वो ब्रांज था, अर्थात कांसे में इसको बहुत ही सुंदरता के साथ इसको प्रेजेंट किया गया है अमरनाथ सहगल के द्वारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति कला के पीछे का संदेश क्या है। तो मूर्ति कला के पीछे भगवान अर्थात ईश्वर से इस मूर्ति के माध्यम से जो भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण से ग्रसित थे, उन्होंने ईश्वर के सामने प्रहार किया है, उनसे गुहार लगाया कि आप इसकी मुझे सहारा दीजिए। तो वही है कि कलाकार ने लाखों निराश्रितों को श्रद्धांजलि दे रहा है। यस, कलाकार ने इसी के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है कि हे भगवान, अब यहाँ पर अत्याचार, भ्रष्टाचार जो भी व्याप्त है, इसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं और हमारा देखने वाला इस संसार में अब दूसरा कोई नहीं है, तो आप ही इसकी रक्षा करिए। तो इसका सही टाइटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर ही टिक करा रहा हूं, तो याद रखेंगे। थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग सभी लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से हिस्ट्री ऑफ आर्ट के अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन को पुटअप किया जा रहा है। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्कन लघु चित्रकारी रागनी पथमसिका की विशेष सामग्री के सही विकल्प को पहचानना है। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि इसका सही उच्चारण जो है कि राग हिंडोला की रागनी पट्टहंसिका, इसका सही उच्चारण है। तो आप लोग ध्यान देंगे और पुटअप कर रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं कि आधुनिक और अमूर्त मूल विचार पर आधारित है या भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। यस, मैं आप लोगों को टिक करते चलूं कि ये जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आधुनिक और अमूर्त मूल विचार पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। यह 2 गुंबदों की सतह पर काले रंग से की गई सज्जा है। यस, जब इस पेंटिंग को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो इसमें क्या है कि 2 गुंबदों के सतह पर इसको निर्मित किया गया है कलाकार के द्वारा। तो ये भी ऑप्शन को सही मानता है कि चित्रकारी के केंद्र में 2 मानव आकृतियां दिखाई गई हैं। नहीं, चित्रकारी के केंद्र में 2 आकृतियां नहीं है बल्कि 3 महिलाएं सुंदर पोशाक के साथ चित्रित की गई हैं और इसमें प्रदर्शित किया गया है।
3 सुंदर पोशाक पहने स्त्रियां आभूषण पहने दिखाई गई हैं। यस, तो राइट आंसर जो होगा बी, सी और ई इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है। तो बी, सी, ई देख लेंगे हम लोग ऑप्शन में कौन है, तो बी, सी, ई राइट आंसर 2 को करेंगे हम लोग। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने क्वेश्चन को जज करिएगा। जब तक से आप लोग थ्योरी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप लोग क्वेश्चन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर होगी। तो देख लीजिए जब पीएफए के एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार से 2023 में क्वेश्चन पुटअप किया है, तो आने वाले जो भी विजुअल आर्ट के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से इसका पैटर्न होने वाला है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसके अकॉर्डिंग आप लोग सहारा लीजिए। तो 36 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 में क्राइस्ट अनहर्ड पेंट दिया गया है, गणेश दिया गया है, श्रम की विजय दिया गया और संथाल परिवार दिया गया है। तो ये जितने भी दिए गए हैं ये एक प्रकार से मूर्ति है और हम लोगों को टैली करना है उसका इक्वल रूप। तो क्राइस्ट अनहर्ड के बारे में जो बताया गया कि यह छड़ी के समान पतली 3 आकृतियां हैं जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे को दिखाया गया है, जो कि अमरनाथ सहगल के द्वारा ये निर्मित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए को जो होगा वो हो जाएगा 3। गणेश जो मूर्ति शिल्प है इसको बनाया था पीबी जानकी राम ने और गणेश बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए थे। तो इसको फुलफिल जो कर रहा है वो कर रहा है 4। श्रम की विजय जो कि डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाई गई है और इसको सही विकल्प के रूप में 4 व्यक्ति चट्टान को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग है और इसमें किस प्रकार से मजदूरों की मानसिक पेशियों को उभारा गया है कलाकार के द्वारा, ये आप लोगों को दिखाया गया है। नेक्स्ट है संथाल परिवार, जो कि संथाल परिवार जो है शांति निकेतन के प्रांगण में राम किंकर बैच के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि लट्ठे पर बंधी 2 टोकरियों में व्यक्ति अपने बच्चों को ले जाते हुए दिखाया गया है। तो इसका जो हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का 4। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 नंबर को देखिए, आप लोगों को पिक दिखाया जा रहा है और इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीने हो रहे हैं। अगर मैं फ़ैन को चला दूंगा तो थोड़ा नॉइस होगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। दिए गए चित्र के लिए उपयुक्त सही विकल्प को पहचानना है। चित्र जो दी गई है आप लोगों को मैं बताऊं कि ये जो चित्र है देवी की चित्र है जिसको ज्योति भट्ट ने निर्मित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर देखिए क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि यह कागज पर एचिंग तकनीक है। यस, यह कागज पर एक एचिंग तकनीक है। इसको सही करिए ए को। यह एक इंटेग्लियो तकनीक है। नो, यह एक इंटेग्लियो तकनीक नहीं है बल्कि यह एचिंग तकनीक है। यह लोक परंपरा और लोकप्रिय प्रथा पर आधारित है। यस, यह लोक परंपरा और लोकप्रिय प्रथा पर आधारित है। इसको सी को भी टिक करेंगे। यह एक देवी की एक चित्रमयी आकृति है। यस, यह एक देवी की चित्रमयी आकृति है। यह ग्रामीण दृश्य का एक संयोजन चित्र है। नो, यह एक ग्रामीण दृश्य का संयोजन चित्र नहीं है। तो ऑप्शन को कौन सा सही कर रहा है, तो ए, सी और डी को कर रहा है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो 3 ए, सी एंड डी सही कर रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि रास मंजरी अद्वितीय विशेषताएं रखती है जो है। तो रास मंजरी जो है एक बहुत ही फेमस कृति है। यहाँ पर याद रखिएगा, रास मंजरी को निर्मित करने वाले जो प्रसिद्ध बने गए हैं वो हैं भानु दत्त के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। बहुत ही फेमस ये रचना है और इसी को आधार बनाकर भिन्न भिन्न कलाकारों ने इसके ऊपर पेंटिंगों को निर्मित किया है। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण का चित्रण है। यस, इसमें जो है राधा और कृष्ण का चित्रण देखने को मिलता है। ये ए को सही कर रहा है। राम और भरत का चित्रण है, नहीं है। दरबारी और उनके परिवार का चित्रण देखने को मिलता है। पुस्तक रस का मूल पाठ है, नहीं है। नायक और नायिका को उनकी आयु के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, नहीं। तो इसमें केवल ए और सी को फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन में ए एंड सी जो है वो कॉलम 3 को फुलफिल कर रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया झूले पर कृष्ण, चौगान खिलाड़ी, मारू रागनी और बनी ठनी। तो दोस्तों
आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो झूले पर जो कृष्ण के जो पेंटिंग निर्मित की गई है वो की गई है आप लोगों का बीकानेर की उप विचारधारा में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोग मिलान करेंगे 4। चौगान खिलाड़ी जो पेंटिंग है इसको निर्मित किया गया जोधपुर शैली में, ये 3rd हो जाएगा। मारू रागनी को जो चित्रित किया गया है वो मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया है और वहीं पर बनी ठनी को चित्रित किया गया है किशनगढ़ शैली में। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन को सही टिक करेगा वो 3rd को फुलफिल कर रहा है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे कुछ विषय वस्तु दी गई है, सही विषय वस्तु चुनिए जो लघु चित्रकारी की मुगल विचारधारा से मेल खाती है। तो दोस्तों मेल कौन सी खाती है कि जो मुगल विचारधारा से मेल खाती है? गीत गोविंद रागमाला की विषय वस्तु है? बिल्कुल नहीं, ये जो मुगलों के समय में इसकी विशेषता नहीं है। भागवत पुराण और स्कंद पुराण ये भी नहीं है। हमजा नामा तुजुक ए बाबरी की विषय वस्तु है? यस, मुगलों के शासनकाल में ये देखने को मिला है, ये ऐतिहासिक इनका चित्रांकन यहाँ पर देखने को मिलता है। जहांगीर नामा, अकबर नामा और बादशाह नामा ये भी देखने को मिलता है। खम्भावती रागनिया ये नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सी एंड डी केवल फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन में सी एंड डी कॉलम ऑप्शन 2 को सही कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि पातशाहनामा जहांगीर के दरबार द्वारा शुरू की गई चित्रकारी योजनाओं में से एक जीवंत चित्रकारी है और यह भारतीय लघु चित्रकारी की असाधारण पांडुलिपि की उन ऊंचाइयों को दिखाती है जो उस समय इसने प्राप्त की थी। मुगल चित्रकारी की मुख्य विशेषताओं को पहचानिए। तो मुगल चित्रकारी की जो मुख्य विशेषताएं हैं यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्या है, बहुविध चित्रण का प्रभावशाली प्रयोग है। यस है, बहुविध चित्रण का प्रभाव हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है। मुख्यतः प्राथमिक रंगों का उपयोग किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया है। इसमें भिन्न भिन्न जैसे प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, तमाम तरह को वनस्पति रंग होता है, खनिज रंग आदि तमाम रंगों का प्रयोग किया गया था, न कि प्राथमिक रंगों का वनली। रंगों का आकर्षण तालु आधारित है। रंगों का जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रंगों का आकर्षण तालु आधारित है? यस, बिल्कुल आधारित है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित है? बिल्कुल नहीं आधारित है। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विषय हैं? बिल्कुल ऐतिहासिक और आध्यात्मिक, जैसे पातशाहनामा, अकबरनामा, तुजुक ए बाबरी आदि ऐतिहासिक अध्याय पर इनके चित्रांकन देखने को मिलते हैं। तो इसकी विशेषता है। तो ए, सी एंड ई को फुलफिल कर रहा है। तो ए, सी और ई राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि वसली क्या है? दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वसली एक प्रकार की कागज होती है और ये मुगलों के शासनकाल में बहुत ही प्रचलन में थी। ये किस प्रकार से निर्मित किया जाता है? पतली पतली जो पेज होती थी उसको लेई के माध्यम से या किसी चिपकाने वाली पदार्थ के माध्यम से एक के एक ऊपर तह लगाकर एक मोटी पेज तैयार किया जाता था, हाथों से बनाई जाती थी। तो उसी को हम लोग वसली कहते थे और मुगलों के शासनकाल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। चित्रकारी के लिए कपास से बना हुआ कपड़ा? बिल्कुल नहीं, ये एक प्रकार का कागज होता है, न कि कपड़ा होता है। हाथ से बने कागज को एक साथ चिपकाकर इच्छित मोटाई के लिए पतली चादर की परतें बनाई जाती थी? यस, राइट आंसर हो जाएगा बी। जूट पसंद की बनी चादर होती थी? नहीं। संगमरमर से बनी हुई चादर सीट होती थी? नहीं। एक ऐसी चमक बढ़ाने के लिए रत्न, बहुरत्न पत्थर का उपयोग करके चित्रकारी को सुंदर बनाया गया था? यस, बनाया गया था। तो इसमें बी एंड ई को फुलफिल कर रहा है। तो बी एंड ई कॉलम ए को सही कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 44 नंबर का कि उस मूर्ति कला को पहचानिए जिसमें कलाकार ने स्वतंत्र खड़ी हुई अवस्था बनाने के लिए आक्सी की तांबे की चादर का उपयोग किया है। ऑप्शन में दिया गया क्राइस्ट अनहर्ड, झूलते हुए कृष्ण, गणेश, संथाल परिवार और श्रम की विजय। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, जो आक्सीकृत तांबे की चादर पर बनाई गई है वे पीवी जानकी राम के द्वारा। ऑप्शन को देखेंगे तो गणेश जो मूर्ति है उसको निर्मित किया गया था और इसमें भगवान जो गणेश हैं एक बीड़ा बजाते हुए चित्रित किए गए हैं। तो बहुत ही फेमस है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। चित्रकारी का शीर्षक क्या है और उप विचारधारा है? पापू जी की फड़। सभी लोग जानते हैं कि पापू जी की फड़ जो राजस्थान के बहुत फेमस है, जो कि भीलवाड़ा से इसका संबंध बहुत ही प्रसिद्धि के रहा है। तो भीलवाड़ा का संबंध 2 को कर रहा है। राजा अनुरुद्ध सिंह
हाड़ा, ये जो बहुत ही फेमस जो चित्रांकन है वो हमें देखने को मिलता है। तो राजा हाड़ा सिंह का जो है वो बूंदी शैली में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? तो बूंदी शैली में। ए को रामायण युद्ध कांड जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और रामायण का युद्ध कांड जो है वो आप लोगों को मेवाड़ में देखने को मिलता है। और कृष्ण गोपियों को आलिंगित करते हुए अब बचा आप लोगों का गुलेर, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल शासक का काल और उस काल का कलाकार को पहचानना है। तो यहाँ पर दिया गया है शाहजहां, अकबर, जहांगीर और हुमायूं। तो शाहजहां के दरबार का जो प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है ऑप्शन के रूप में जो है वो हो जाएगा फकीरुल्लाह खां। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध कलाकार था वो था जगन्नाथ। जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध कलाकार जो था मंसूर था, और हुमायूं के दरबार का जो प्रसिद्ध कलाकार था वो मीर सैयद अली था। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन कि वर्लपुल की विषय सामग्री के सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों वर्लपुल जो कृति है वो कृष्णा रेड्डी के द्वारा निर्मित की गई थी और बहुत ही फेमस ये छापा चित्र है। तो देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो ये विविध ग्रामीण विषय वस्तु पर मिक्स मीडिया के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल नहीं। प्रभावशाली रेखांकन का जाल बनाने के लिए प्रत्येक रंग दूसरे में आकर्षण रंग से मिलाया गया है, यस। यह विधि जो है विस्कोसिटी प्रिंटिंग के रूप में जानी जाती है, यस, जिसमें कृष्णा रेड्डी ने इसको एक विशेष जो टेक्निक थी विस्कोसिटी उसमें निर्मित किया है। यह मुद्रण तकनीक इस पर आधारित है कि पानी और तेल एक दूसरे के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यस, इस क्रिया को फुलफिल करता है। चित्रकारी अकेली महिला की आकृति को चित्रित का है, नहीं, यह एक भंवर की जाल का एक बहुत ही सुंदर चित्रांकन है। तो बी, सी एंड डी को सही करता है। तो बी, सी, डी जो होता है ऑप्शन ए को क्लियर कर रहा है। दोस्तों हम लोग 48 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है कि गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने क्यूबिज्म शैली का अनुसरण किया, उन रेखाओं को पहचानिए जिनका उन्होंने अपनी चित्रकारी में क्यूबिज्म शैली के लिए उपयोग किया है। आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, ये जो क्यूबिज्म शैली है, जो घनवाद जो है, यह एक यूरोपीय शैली मानी जाती है और इसके जन्मदाता जो है वो पाब्लो पिकासो को माना जाता है। घनवाद का जो जन्मदाता जो माना जाता है यूरोपीय शैली में वो पाब्लो पिकासो को माना जाता था। लेकिन पाब्लो पिकासो ने जो घनवादी शैली का निर्माण किया था उसमें उन्होंने जो ज्यामितीय आकृतियों के त्रिआयामी और बहुआयामी आकृतियों का प्रयोग करके उन्होंने चित्रों के माध्यम से जिस शैली का निर्माण किया था उसको हम लोग क्यूबिज्म शैली कहते हैं। लेकिन जो भारत के प्रथम घनवादी कलाकार गगनेन्द्र नाथ टैगोर माने जाते हैं वो यूरोपीय जो क्यूबिज्म शैली थी उससे भिन्न थी और पाब्लो पिकासो की शैली से ये बिल्कुल भिन्न मानी जाती है। क्यों भिन्न मानी जाती है मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनीशन के रूप में बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो गगनेन्द्र नाथ टैगोर थे इनकी जो क्यूबिज्म शैली की जो अपनी मूल विचारधारा थी उसमें उन्होंने आकृतियों का प्रयोग न करके उन्होंने बल्कि रेखाओं का प्रयोग किया था अपनी क्यूबिज्म शैली को। इसलिए यूरोपीय शैली से भारतीय जो गगनेन्द्र नाथ की शैली जो क्यूबिज्म शैली मानी जाती है वो थोड़ी सी भिन्न मानी जाती है। और इसमें गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने जिन रेखाओं का प्रयोग किया था उसमें ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकर्ण रेखाओं का प्रयोग करके आकृतियों के माध्यम से इन्होंने अपनी चित्रों को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन के रूप में दिया गया है वृत्ताकार, बिल्कुल नहीं, वृत्ताकार नहीं था। बिंदुकित, बिल्कुल नहीं था। ऊर्ध्वाधर था, क्षैतिज था और विकर्ण रेखाओं पर आधारित था। तो इसलिए केवल सी, डी और ई को फिलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन के रूप में सी, डी और ई जो होता है विकल्प ए को क्लियर करेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कलाकारों में से किसका संबंध बंगाल विचारधारा से नहीं है। और ऑप्शन के रूप में दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, के जी सुब्रमण्यम और कृष्णा रेड्डी। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि विकल्प के रूप में जो सही ऑप्शन चुनने के लिए दिया गया है केवल ए और बी। तो ए और बी देख लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस हैं। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस का संबंध जो था वो बंगाल विचारधारा से बिल्कुल था। तो राइट ये भी क्लियर नहीं है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, केवल ए, बी एंड सी। तो ए में रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर ये तीनों लोग विचारधारा से संबंधित थे, तो ये भी नहीं होगा।
बी और सी नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये लोग तो बंगाल शैली की विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, केवल डी और ई। राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी और ई हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी लोगों को भी अपने क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को ऑप्शन को बहुत ही सावधानी पूर्वक वॉच करना होगा, तभी आप लोग क्वेश्चन को जज कर पाएंगे कि इसका सही विकल्प क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में मैडना और बच्चा दिया गया है, दारा सिकों की विवाह शोभा यात्रा दिया गया है, कबीर और रैदास दिया गया है, फाल्कन एंड बर्ड रेस्ट दिया गया है। सूची 2 में उस्ताद मंसूर, बशावन, हाजी मदनी एंड उस्ताद फकरुल्लाह खां दिया गया है। अर्थात हमें पेंटिंग दी गई है और उसके कलाकार के बारे में पुटअप कर रहा है, तो हम लोगों को मैचिंग करनी है। तो मैडोना और बच्चा को निर्मित करने वाले जो कलाकार थे वो आप लोगों याद रखिएगा, उनको द्वारा किया गया था बशावन के द्वारा। दारा शिकोह की विवाह यात्रा जो किया गया था वो हाजी मदनी के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। कबीर और रैदास को चित्रित किया गया था वो फकीरुल्लाह खां के द्वारा किया गया था, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उस्ताद फकीरुल्लाह खां हो जाएगा। फाल्कन एंड बर्ड रेस्ट को चित्रित करने वाले कौन थे, तो उस्ताद मंसूर थे। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन जो होता है वो 2 को क्लियर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 2023 के जो 50 क्वेश्चन दिए गए थे इंट्रेंस टेस्ट में, उसको हम लोगों ने सॉल्यूशन के साथ पूरी ऑथेंटिक आप लोगों को मैंने सॉल्व कराया। इसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अगर अभी तक में किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को मेरे ऑप्शन से मेल न खाते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर पसंद आए तो भी आप लोग बताइएगा, नहीं पसंद आएगा तो भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए आप लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी इसी बेस पर करते रहिए, और किसी प्रकार की कोई सलूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, जुड़कर आप लोग मेरे से सवाल कर सकते हैं। और किसी प्रकार की सुझाव की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमें खेद है अगर आप लोगों को कोई असुविधा हुई है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।